कक्षा 10 मैथमेटिक्स। छात्रों, हमारा चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी चल रहा था और ये हमारी इसकी वीडियो नंबर 3 और हमारी एक्सरसाइज चल रही है 15.1 और इसकी हम पहले 2 वीडियो बना चुके। ये हमारी इसकी तीसरी वीडियो और हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, अच्छा प्रश्न है। संयोग चांस, एक व्हील होता है रोटेटिंग, उस पे नंबर लिखे होते, जब घुमाते हैं तो तीर कहीं रुकता है। तो नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और हमने घुमा के छोड़ दिए। छोड़ने के बाद हमारे पास कहीं रुकेगा तो उसमें एक तीर होता है, वो कौन से नंबर पर है? तो चांस का बोलते हैं इसे संयोग। संयोग या चांस के एक खेल में एक तीर को घुमा जाता है जो विश्राम में आने पर बाद में संख्याओं पर 1 2 3 4 5 6 7 8 में किसी एक संख्या पर इंगित करता है, अर्थात रुक जाता है कि भाई इस नंबर पर रुक गया ये। यदि ये सभी घटनाएं संप्रायिक हैं, ये ध्यान रहे, हमारे यहाँ जो भी घटनाएं जो केस हैं वो सभी संप्रायिक हैं, इसकी प्रायिकता ज्ञात करें कि वह 8 को इंगित करेगा। देखो छात्रों, ध्यान से देखें, कुल कितनी घटनाएं यहाँ हो सकती हैं। ये जो इंगित करने वाला जो हमारे पास एरो है, ये कितने स्थानों पर रुक सकता है? 1 2 3, 1 पर रुक सकता है, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 के। तो कुल यहाँ 8 चांस है। तो कुल घटनाएं कितनी हैं यहाँ? कुल कितने संभव परिणाम हैं? 8 है। तो कुल संभव परिणाम कितने हुए? तो कुल संभव परिणामों की संख्या हमारे पास, मैंने कहा 8 नंबर है। अब 8 की तरफ तीर आएगा और 8 हम देखें, यहाँ देखो छात्रों ध्यान से, इसमें केवल एक ही है 8, और कहीं नहीं है, एक ही जगह 8। तो 8 की ओर आएगा, यानी तीर 8 के पक्ष के कितने हुए? तो हमारे पास घटना ई है, तीर 8 की ओर इंगित करेगा। तो प्रायिकता हुई ई कुल संभव घटनाएं, कुल संभव परिणाम एक ही बात है, और 8 के पक्ष के परिणाम। तो हमारे पास केवल एक ही संख्या है, 8 है, और कुल है 8। तो आंसर है 8। छात्रों अब ध्यान से देखें, एक विषम संख्या को करेगा, अर्थात वो किसी एक विषम संख्या को इंगित करेगा। तो अब जो हमारे पास है घटना, वो विषम संख्या। देखो विषम संख्या कौन कौन सी इसमें? 1 3 5 7, 1 2 3 4। ध्यान से देखें, 1 है विषम संख्या, 3 है, 5 है और 7 है। 4 विषम संख्याएं हैं और कुल कितनी घटनाएं हैं? 8। तो एक विषम संख्या के पक्ष के कितने नंबर हुए? 4। तो अब अगर हम करें, हम घटना मान लेते हैं, ये मान लो E1 थे, यहाँ इसे E1 कर लेते हैं। E2 एक विषम संख्या, एक विषम संख्या को इंगित करेगा, एक विषम संख्या को इंगित करेगा, अर्थात 1 3 5 और 7। तो इसके पक्ष के हमारे पास यहाँ NE2 जो हैं, अर्थात नंबर ऑफ E2 जो हैं, वो कितने हैं? 4 हैं। और कुल कितने हैं? 8। इसे हम PS बोलते हैं, वैसे NS। तो NS कुल परिणाम, कुल संभव परिणामों की संख्या, जिसे हम NS बोलते हैं, सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ स्पेस, यानी स्पेस, सैंपल स्पेस के नंबर कितने हैं? तो कितने हैं? 8। हमारे पास 8 चांस हो सकते हैं। तो हमारे पास प्रायिकता हुई PE2। E2 का मतलब है एक विषम संख्या को इंगित करेगा की प्रायिकता। PE2 का अर्थ है
E2 क्या है? एक विषम संख्या को इंगित करेगा की प्रायिकता बराबर NE2। NE2 का मतलब है E2 के पक्ष की संख्या, NS का मतलब है कुल संभव परिणाम। मैं नोटेशन में लिख दिया देखो। अब तो ये हमारे पास इसके पक्ष से कितने हैं? 4 और ये 8, तो आंसर 1/2। छात्रों अब तीसरी घटना है इसका 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। देखो हमारे पास 2 से बड़ी संख्या कौन सी है? 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखो मैं दिखा देता हूँ, ये व्हील है। 3 पर रुक सकता है, 4 पे, 5 पर, 6 पर, 7 पर, 8। तो हमारे पास 6 चांस है। देखो 6 इसके पक्ष है, तो यहाँ NE3 कितने हुई? अर्थात E3 के पक्ष के नंबर कितने हुए? 6। और कुल कितने हैं? NS कितने हैं? वही 8 है। तो PE3 इसका अर्थ क्या हुआ? तो NE3 बटे NS। NS का मतलब है कुल संभव परिणाम। NE3 का मतलब है E3 के पक्ष के अनुकूल परिणाम। हमारे पास 6/8 या 2 या 6, 3/4, ये हमारा आंसर है। अब वो कहता है 9 से छोटी संख्या को इंगित। 9 से छोटी तो सारी हैं। अगर हम E4 घटना मान लें, 9 से छोटी संख्या की ओर तीर आएगा। तो कितने संभव? 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 9 से छोटी, क्योंकि हमारे पास देखो इस व्हील में सभी 9 से छोटे हैं, तो 100% चांस है 9 से छोटी ही संख्या पर रुकेगा। तो देखो NE4 कितने हुआ? E4 के 8 नंबर हैं, कुल नंबर भी हमारे पास 8 हैं। तो NPE4 अर्थात 9 से छोटी को इंगित करेगा कि प्रायिकता NE4, E4 के पक्ष की, NS ये हमारा जनरल है, नीचे हरानी वही है, तो 8 और बट ऊपर आ गया 8, तो आंसर इसका 100% चांस है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 12। छात्रों अब हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 14 है। ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी तरह फेंटा जाता है। कितने पत्ते हैं? केवल 5। ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। उन्हें पलटा और उन्हें अच्छी तरह फेंट लिया। अब उनमें से इन 5 में से एक पत्ता खींचा। कुल कितने घटना हो सकती है? 5। इस बात की प्राप्ति ज्ञात की कि पत्ता एक बेगम हो। देखो बेगम तो एक ही है, तो 1/5। अब यदि बेगम निकल आती है, तो बेगम निकल के हमने अलग रख दी, तो पत्ते कितने रह गए? 4। कौन कौन से? ईंट का दहला, गुलाम, ये जा चुकी निकल गई बाहर, बादशाह और इक्का। तो 4, इक्का, बादशाह, गुलाम और दहला, 4 इक्के हैं, 4 पत्ते हैं। अब इनमें से खींचा गया, तो अब घटना कितनी है? कुल संभव परिणाम कितने हो सकते हैं? 4। अब वो कहता है इस बात की प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है। तो कितनी होगी इक्का? इक्का तो एक ही है, तो 1/4 भी। एक बेगम है, तो वहाँ बेगम है ही नहीं कोई भी, तो शून्य। क्योंकि जब बेगम तो एक थी, हम निकाल चुके, तो वो हमारे पास शून्य होगी। दोबारा समझे इस क्वेश्चन को। हमारे पास 5 पत्ते हैं। ईंट का दहला, नंबर 1। दूसरा एक गुलाम है,
तीसरा एक बेगम है, चौथा ये भी एक पत्ता है, ये भी एक पत्ता है, ये भी एक पत्ता है, एक बादशाह है, एक और एक हमारे पास इक्का है। तो हमारे पास यहाँ जो है NS कुल घटनाएं हो सकती हैं, एक पत्ता इनमें से खींचा जाता, तो हमारे पास कुल घटना हुई 5। अब वो कहता है पहले फर्स्ट क्वेश्चन में कि इस बात की प्रायिकता कि एक बेगम हो, तो जो हमने घटना मान ली E1 बेगम की घटना, बेगम निकलने की घटना, तो PE1 हुई। कुल घटनाएं कितनी हो सकती हैं? 5, इनमें से 5 पत्ते हैं, अच्छी तरह फैट लिए रख दिए, ऊपर नीचे दिखाई नहीं दे रहे, उन्हें आपस में से फैट लिए और उसमें से एक पत्ता खींचा, वो बेगम होनी चाहिए। बेगम हो सकती है एक, तो हमारे केवल एक पक्ष में, बाकी ये विपक्ष के हैं 4, अर्थात कुल 5 थे, तो 1/5। तो बेगम निकलने की प्रायिकता 1/5 है। अब हम जो हैं बेगम निकाल चुके छात्रों, तो इसका मतलब है अब हमारे पास ये बेगम नहीं, हमारे पास ईंट का दहला है, गुलाम है, बादशाह और इक्का है। तो अब हमारे पास सेकंड केस में NS कितनी हो गई? 4 पत्ते हैं फेंटे के। अब एक पत्ता निकाला जाता है कि वह क्या होना चाहिए? इक्का होना चाहिए। तो घटना हमने मान ली E2 इक्का होने की घटना, तो PE2 P2 का मतलब है इक्का होने की प्रायिकता, जबकि बेगम उसमें नहीं है अब, अर्थात ये चीज़ उसमें नहीं है। 4 ही पत्ते हैं तो 4 घटना हुई, तो अब हमारे पास क्या है? इक्का तो एक ही है, तो 1/4। अब वो कहता है E3 है कि बेगम की प्रायिकता इसी केस में, भाई बेगम तो है ही नहीं, 4 ही तो पत्ते हैं और बेगम है ही नहीं, यहाँ कोई पक्ष में है नहीं, तो 0 0, बेगम निकल ही नहीं सकती, अनिश्चित घटना है, तो 0 हो गए। तो ये हमारा, मैंने क्वेश्चन इसे एक बार फिर करा दिया। एक प्रश्न और है, क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। कितने? 4 बल्ब खराब है। इस समूह से एक बल्ब यादृच्छा से निकाला जाता है, तो इस बात की प्रायिकता निकालिए कि बल्ब खराब होगा। देखो छात्रों, 20 बल्ब है, 4 उसमें से खराब है। बल्ब कितने हैं? 20। खराब कितने हैं? 4। ठीक बल्ब कितने हैं? 16। अब एक बल्ब निकाला जाता है, तो इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि बल्ब खराब होगा। तो खराब बल्ब की प्रायिकता, खराब बल्ब की प्रायिकता, कुल कितने बल्ब हैं? 20। एक बल्ब लिया गया तो हमारे पास 20 घटना हो सकती हैं, 20। खराब बल्ब की प्रायिकता, खराब के पक्ष के कितने हैं? 4, तो 4/20, तो 1/5 आंसर छात्र 4/। अब इसका ये तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अब मान लीजिए फर्स्ट भी निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, बल्ब तो निकाला लेकिन खराब नहीं आया, तो सही था वो, तो सही निकल गया। जो हमने बल्ब निकाला वो खराब नहीं निकला, अर्थात वो ठीक निकला। तो हमारे पास बल्ब कितने हैं अब? 19, क्योंकि एक बल्ब बाहर रख चुके। खराब कितने हैं? उतने के उतने ही हैं। और ठीक बल्ब कितने हैं? एक बल्ब निकाल चुके, वो सही निकला था, मतलब खराब नहीं निकला, तो 15 रह गए। अब वो कहता है और नहीं दोबारा बल्बों को मिलाया जाए, उसमें जो निकाला गया खराब बल्ब नहीं है और उसे दोबारा बल्बों में नहीं रखा गया, अर्थात अलग रख लिया। अब शेष बल्ब से एक बल्ब, अब एक बल्ब निकाला गया, इस बात की प्रायिकता कि बल्ब खराब नहीं है, बल्ब खराब नहीं है, खराब
नहीं की प्रायिकता। कुल बल्ब है 19 और खराब नहीं कितने हैं? 16, 15, 16 थे 15 है। खराब नहीं का मतलब ठीक बल्ब की प्रायिकता पूछ रहा है वो, तो 15/19 हो गई। तो छात्रों ये हमारा इसका क्वेश्चन हुआ 15/19। इनको ध्यान से देखें, सारी पढ़ें। थैंक यू।